आज का वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो हम लोग यहाँ पे CHN बोलते हैं, जो फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में CHN 1 जो पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 होता है, ठीक है। आज वीडियो नंबर 18वां है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और मैं यही कहूँगा, पढ़ाई से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट देखें, समझें चीज़ों को। मैं वीडियो में काफ़ी अपने तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। बस क्वेश्चन याद रहे, आप उसका आंसर खुद से लिख पाएँ, ठीक है। आज हम लोग लेकर आए हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर। फैमिली प्लानिंग से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछता है, शॉर्ट लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा फैमिली प्लानिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताएं, ठीक है। या फिर अलग तरीके से पूछ देगा फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के अस्थायी विधियों को वर्णन करें। क्योंकि अस्थायी विधि बड़ा है, क्योंकि अस्थायी विधि में बहुत सारे विधि हैं, लेकिन अस्थायी विधि में मात्र 2 ही विधि है। तो ज़्यादातर आपसे अस्थायी ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। और दूसरा पूछेगा कि परिवार नियोजन में नर्स के विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताएं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह का चौथा सब्जेक्ट होता है CHN, तो यह आखिरी है इस सप्ताह में, फिर नेक्स्ट सप्ताह से शुरू होगा। देखिए फैमिली प्लानिंग क्या होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कपल होते हैं, जो दंपति होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों की संख्या को कम करना चाहते हैं, या 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होता है उसको जितना अंतर चाहें अपनी इच्छा के अनुसार वह फैमिली प्लानिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फैमिली प्लानिंग जो दंपति होते हैं, कपल जो योग्य दंपति होते हैं, एलिजिबल कपल होते हैं, उनके इच्छा के अनुसार उनके बच्चों की संख्या या फिर उनके बच्चों के बीच में अंतर तय करने के लिए जो है ये फैमिली प्लानिंग काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है। अब मान गए बच्चों की संख्या, मान गए कोई कपल है जो चाहता है हमें 2 ही बच्चा रखना है, तो अस्थायी साधन अपना लेगा, अस्थायी जो होता है अस्थायी साधन अपना लेगा, ठीक है ना। अस्थायी साधन से होता क्या है कि अब बच्चा अगर नहीं चाहिए तो अस्थायी साधन ही एक बार आदमी करवा लेता है, अपना बात ख़त्म। लेकिन मान गए कि कोई ऐसा कपल है जो चाहता हो कि नहीं, हमें टेम्पोररी रूप से हमें जो है अभी बच्चा नहीं करना है, बाद में हम जब इसके लिए फिट हो जाएंगे तो फिर बाद में हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे दूसरे बच्चे के लिए। यानी कुल मिला के पहला बच्चा हो गया है उनका, दूसरा बच्चा जब होना है तो इनके बीच में वो जितना समय चाहें, 4 साल 5 साल, तो इन समय के अंतर को भी तय करने के लिए फैमिली प्लानिंग काफ़ी महत्वपूर्ण एक जो है आपका योजना है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो दंपति होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चों की संख्या को तय कर पाते हैं, या फिर उनके 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होता है उसको भी ये तय कर पाते हैं फैमिली प्लानिंग के तहत, ठीक है। अगर मान गए 2 ही बच्चा हो गया और 2 ही बच्चा रखना है, 2 ही संख्या बच्चे के चाहिए उनको, तो तय कर लेते हैं कि 2 बच्चे के बाद हम जो है फैमिली प्लानिंग करवा लेंगे, तो फैमिली प्लानिंग करवा लेते हैं। या फिर अस्थायी अगर उनको नहीं करवाना है तो टेम्प्रोरी मेथड यूज करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं करना है, बच्चा नहीं करना है, तो अपना टेम्प्रोरी मेथड अपना कर भी कुछ वर्षों तक रह सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में जैसा मन हुआ अपना होता है आगे, फिर बात समझ गए ना। तो फैमिली प्लानिंग एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है कि फ्यूचर में हमें बच्चा कितना चाहिए, या बच्चा इतना चाहिए इसके बाद नहीं चाहिए, या फिर फर्स्ट बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप रखना है। इन सब चीज़ों को जो है क्या करता है, तय करता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है। चलिए फैमिली प्लानिंग इसका मुख्य उद्देश्य होता है परिवार छोटा हो, सुखी परिवार हो। सरकार का भी यही लक्ष्य है फैमिली प्लानिंग के जरिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार। नारा भी है सरकार का कि परिवार छोटा रखिए तो सुखी रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं परिवार नियोजन के बहुत सारे पर्पज, बहुत सारे उद्देश्य हैं। परिवार नियोजन के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, परिवार नियोजन के बहुत सारे जो है उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। फैमिली प्लानिंग से जो डिलीवरी के समय महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसे मातृ मृत्यु दर बोलते हैं, या शिशु का मृत्यु हो जाता है, जो बच्चा जन्म लिया और किसी कारण से डेथ हो जाता है, तो इन मातृ और शिशु मृत्यु दर में कम करना। बच्चों के जन्म में कम से कम 3 साल का अंतर रखना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। जनसंख्या वृद्धि को भी ये नियंत्रित करके रखता है। मान गया फैमिली प्लानिंग कोई कपल सोचा
और जो एक कपल है जो नहीं सोचा, तो जो नहीं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा है वो 5 साल में 3 बच्चा कर लेगा, ठीक है, 5 साल में 3 बच्चा कर लेगा। लेकिन जो सोचा है, जो शिक्षित कपल है, वो 5 साल में 1 बच्चा या मैक्सिमम 2 बच्चा, उसके बाद वो क्या करेगा, बंद भी करवा लेगा अस्थायी रूप से भी, या फिर नहीं भी बंद करा लेगा तो ऐसा विधि अपनाएगा और अस्थायी विधि भी अपनाकर वो जो है अपना आगे की तरफ जीवन को ले जा सकता है। बच्चे को पैदा करने से, प्रेगनेंसी होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसको काम फैमिली प्लानिंग का एक उद्देश्य भी होता है जनसंख्या नियंत्रण, माँ और बच्चे को स्वास्थ्य की रक्षा करना। फैमिली प्लानिंग के जरिए अगर कम बच्चे रहेगा, सुखी परिवार होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, ठीक है। मान के 4 बच्चे हैं तो कभी मान गए उसका ट्रीटमेंट कराना, कभी उसका ट्रीटमेंट कराना, कभी उसको सेहत खराब, तो ये सब चीज़ें। और अगर 1 ही 2 बच्चा है तो आदमी अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो माँ और बच्चों की अच्छे स्वास्थ्य का रक्षा करना, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा उसका खर्च है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मेंटेनेंस है होगा। लेकिन अगर कम बच्चे हैं, 1-2 बच्चे हैं, 4 के तुलना में अगर 1-2 है तो कहीं ना कहीं वो तो काफ़ी अच्छा ही होगा। तो वही चीज़ है, यह आर्थिक स्थिति को भी क्या करता है, स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। यह भीड़ भाड़ से भी जो है क्या करता है, गैदरिंग से भी बचाता है। तो तमामे उद्देश्य इसको होता है। फैमिली प्लानिंग बहुत सारे उद्देश्य के साथ ये आया है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, बात समझ गए। तो उद्देश्य बहुत सारे चीज़ हो सकता है, फैमिली प्लानिंग का उद्देश्य बहुत सारा है, ठीक है। स्वास्थ्य को बेहतर करना, 2 बच्चों के बीच में जो है अंतर को बढ़ाना, जनसंख्या नियंत्रण करना, मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको होता है। आगे है यहाँ पे परिवार नियोजन के जो तरीके हैं, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो देखिए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग जो आपका ये है, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो ये फैमिली प्लानिंग का अलग अलग मेथड है। बेसिकली इसका 2 मेथड है, ठीक है। एक मेथड है जो अस्थाई, जो टेम्परोरी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। और एक होता है जो अस्थाई मेथड होता है। मान गए कोई कपल 1 बच्चा जन्म उसका आ गया दुनिया में, ठीक है। अब वो शिक्षित है, चाह रहा है कि अब हमें 1 बच्चे के लिए अभी नहीं सोचना है, अब फ्यूचर में 2-4-5 सालों के बाद देखा जाएगा, अभी 1 बच्चे पर ही हम लोग को काम करना है। तो वैसे कंडीशन में इन 5 सालों में तो ऐसा होगा नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं होगा, तो उसको टेम्परोरी मेथड बहुत सारे आते हैं, जिस टेम्परोरी मेथड का यूज करके वो गैप को 2 साल, 4 साल, 5 साल आगे तक खींच के ले जा सकते हैं। और फिर वो अपना जब 2-4-5 साल होगा तो अपना दूसरे बच्चे के लिए सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो टेम्परोरी मेथड यूज करके परमानेंटली उसको, जो बच्चे होने की उम्मीद है उसको ख़त्म कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग अस्थाई के जरिए, बात समझिए ना। तो फैमिली प्लानिंग के 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला तरीका आपके सामने में है अस्थाई टेम्परोरी मेथड। देखिए टेम्परोरी मेथड में होता क्या है मैं आपको बता दूं, नाम से ही स्पष्ट है, टेम्परोरी, अस्थाई, मतलब यह परमानेंट नहीं है। ऐसा विधि जो गर्भ को होने से रोकेगा, तो जो अनचाहा गर्भ, परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन या अनचाहे गर्भ, जिस गर्भ को, प्रेगनेंसी को नहीं चाह रहे हैं, उस प्रेगनेंसी को होने से रोकता है, ठीक है। 2 बच्चों के बीच में अंतर को बढ़ाता है, या यूँ कहा जाए तो हमेशा के लिए बच्चे की संख्या को सीमित करता है, ठीक है। तो अस्थाई टेम्परोरी मेथड में पहला आता है नेचुरल मेथड। देखिए नेचुरल मेथड में होता क्या है कि एक होता है क्वाइटस इंटरप्ट्स, समझ गए ना। क्वाइटस इंटरप्ट्स जो होता है मैं बता दूं, क्वाइटस आप लोग नाम सुने होंगे, क्वाइटस इंटरप्ट्स में होता यह है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष का जब एजुकुलेशन होने वाला रहता है, जब उसका सीमेन निकलने वाला होता है, तो वह फीमेल के पार्ट में नहीं निकालकर वह बाहर एजुकुलेट कर देते हैं, बाहर स्खलन कर देते हैं। तो ये क्वाइटस इंटरप्ट्स हो जाता है, ठीक है, जिसको प्राकृतिक मेथड में रखा गया है। टेम्परोरी है, अब मान गए मेल पार्टनर है, रिलेशन बन रहा है, तो रिलेशन बन रहा है, कभी कभी कंट्रोल अगर होगा तो बाहर जो है क्या करेगा, अपना स्खलन कर देगा। लेकिन कभी कभी अनकंट्रोल अगर हुआ तो अंदर भी हो सकता है। तो जैसे ही अंदर अगर एजुकुलेट हुआ तो संभावना जो है बढ़ जाता है प्रेगनेंसी का। तो उस अकॉर्डिंग यह टेम्परोरी मेथड है। कभी काम, टेम्परोरी चीज़ कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है। टेम्परोरी चीज़ पर जब आप नज़र रखेंगे तो काम करेगा, जहाँ नज़र हटा
तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो प्राकृतिक मेथड में भी क्वाइटस इंटरप्ट्स आता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्तनपान, समझ गए ना, स्तनपान एमोनोरिया विधि, बात समझ गए। सेफ पीरियड मेथड आता है। तो ये सब प्राकृतिक मेथड है। क्वाइटस इंटरप्ट्स आता है इसी में, जो कि बता दिए। उदाहरण के लिए यदि एक महिला केवल स्तनपान कराती है और 6 महीने तक मासिक धर्म नहीं आया तो गर्भ ठहरने की संभावना कम होती है। होता यह है नेचुरल मेथड में कि सेफ पीरियड मेथड और लैम यानी स्तनपान एमोनोरिया जो है विधि, ठीक है ना। तो इसमें लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड होता है। इसमें होता यह है कि कोई महिला केवल स्तनपान कराती है और 6 महीने तक मासिक धर्म अगर महिला को नहीं आया तो गर्भ ठहरने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये होता है। दूसरा आप ये जोड़ दीजिए, तीसरा इसमें जोड़ दीजिए। पहला तो सेफ पीरियड मेथड हो ही गया, लैम हो ही गया, लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड। तीसरा क्वाइटस इंटरप्ट्स जोड़ दीजिए, जो कि ये सब के सब नेचुरल मेथड है। बात समझ गए। नेचुरल मेथड में ये सब आता है, जहाँ पे नेचुरली तरीके से आप गर्भधारण होने से बचा जा सकता है। तो ये अस्थायी है, ये टेम्प्रेरी है, बात ध्यान में रखिए। दूसरा आता है टेम्प्रोरी मेथड में आप लोग नेचुरल मेथड देखें। दूसरा है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड सबको पता है, अवरोधक मेथड बोलते हैं। बैरियर मेथड में जो है सब लोग को पता है, सब लोग ज़्यादातर लोग जो है यूज करता है। जैसे पहला हो गया कंडोम, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए आता है, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों के लिए आता है। महिला के वैजिना में रख दीजिए और उसमें एजुकुलेशन होता है, फिर उसे बाहर हटा दिया जाता है। पुरुष का है वो अपने सीसन पर लगा लेते हैं, ठीक है। और जिससे होता यह है कि जब एजुकुलेशन होता है तो उसी में रहता है, वह फीमेल के जो है अंगों में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो कंडोम मेथड बैरियर अवरोध करता है, ठीक है, स्पर्म को जाने से रोकता है, बैरियर रोकता है, ठीक है, बाधा करता है। डायफ्राम, बात समझ गए। तो ये सब कुछ मेथड है, अवरोधक बैरियर मेथड हो गया, समझ गए, जो आपको क्या करता है टेम्प्रोरी। जब यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना कम होगी, नहीं यूज करेंगे तो प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए इसे टेम्प्रोरी मेथड कहा जाता है, बैरियर मेथड। पति द्वारा कंडोम का उपयोग करने से शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंचते हैं और गर्भधारण नहीं होता है। ये जो है इसका उदाहरण है, बात समझ। आगे आता है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आगे क्या है। तो आगे है हार्मोनल विधि। तीसरा है हार्मोनल विधि, और यह भी जो है आपका एक क्या है, ये भी आपका हार्मोनल विधि भी एक अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि कहा जाए तो इसमें हार्मोन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे माला डी ओरल पिल होता है जो मुंह से दिया जाता है। अंतरा का इंजेक्शन आता है। वैजिनल रिंग आता है, छाला आता है, जिसमें क्या होता है हार्मोन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोनल मेथड होता है, जिसमें जो दवाइयाँ होती है वो भी हार्मोन का होता है, उसमें भी हार्मोन होता है। अंतरा इंजेक्शन है, इसमें भी हार्मोन होता है। वैजिनल रिंग होता है, इसमें भी हार्मोन होता है। तो ये सब हार्मोन से बने हुए होते हैं, जो क्या करता है आपको, जो हार्मोन ओवुलेशन को रोकता है, ठीक है, डिंब क्षरण होने से रोकता है, जिससे प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है। तो ये हार्मोनल मेथड है जिसमें हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जब करेंगे तब तक जो है आपको बचा सकता है गर्भधारण से, जब नहीं यूज करेंगे तो नहीं बचाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उदाहरण, महिला रोजाना एक गोली लेती है जिससे अंडोत्सर्जन रुक जाता है, ठीक है। अब महिला ओरल पी ले, इंजेक्शन ले, जो भी ले, महिला यूज करती है, जिससे जो ओवुलेशन होता है वह रुक जाता है। और जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्पर्म से मिलेगा नहीं, फिर वो बनेगा नहीं आगे की तरफ, ठीक है। एक आता है आपका यहाँ पे अस्थायी विधि में है IUCD। IUCD को हम लोग इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, कॉन्ट्रासेप्टिव समझ गए, डिवाइस मतलब युक्ति, यानी गर्भाशय के अंदर एक ऐसा युक्ति डिवाइस डाला जाता है जो कॉपर के बना होता है, ठीक है। कॉपर टी मतलब टी साइज का होता है। और यह जो है गर्भाशय में क्या होता है आपको, यह गर्भाशय में टी साइज सेज को डाल दिया जाता है, ताकि जो टी साइज होता है, तो यह क्या होता है, टी साइज जो होता है तांबा का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो स्पर्म जाता है उससे यह एसिडिक प्रदान करेगा, जिससे स्पर्म मर जाता है और प्रेगनेंसी की संभावना खत्म हो जाता है। तो एक टी साइज यूज किया जाता है, बात समझ लीजिए। कॉपर टी 380A, ए मतलब एरिया, ठीक है। IUCD में कॉपर टी होता है। कॉपर टी का अलग अलग प्रकार है, ठीक है। इसमें एक प्रकार है कॉपर टी 380A, ठीक है, जो 10 वर्षों तक उपयोग होता है। एक बार लगाने पर 10 वर्षों तक बचा जा सकता है प्रेगनेंसी से।
डॉक्टर गर्भाशय में यूट्रस में कॉपर टी लगाते हैं जो 10 सालों तक गर्भ से बचाव करता है। बात समझ गए? तो 10 साल मतलब अस्थायी हुआ नहीं, तो ये सब टेम्पोररी मेथड होता है। मैंने बता दिया कि बैरियर, हार्मोनल, नेचुरल और आईयूसीडी ये सब टेम्पोररी मेथड है। लेकिन आपसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है, एग्ज़ाम में टेम्पोररी तो हो गया, उसको आप जितना समझ में आएगा लिख दीजिएगा। परमानेंट मेथड भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। बात समझ गए? तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर परमानेंट पूछे तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, परिवार नियोजन। फिर बताएंगे अस्थाई मेथड के बारे में। तो अस्थाई मेथड का सीधा सीधा मतलब है कि इसका उपयोग करने से, इस विधि के उपयोग करने से परमानेंटली अस्थाई रूप से गर्भधारण से बचा जा सकता है या संतान उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है इस विधि के उपयोग करने के बाद। समझ गए? तो अस्थाई विधि परमानेंट मेथड होता है। पहला होता है वास्केक्टोमी। पहला क्या होता है? वास्केक्टोमी, ठीक है, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में होता यह है कि पुरुष के पास होता है वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस क्या करता है? एक नली होता है। वास डिफरेंस एक नली होती है जहाँ से शुक्राणु जो है निकल कर आता है पेनिस के तरफ, ठीक है। तो उस वास डिफरेंस जहाँ से शुक्राणु निकल के जाता है, उसी वास डिफरेंस को बांध दिया जाता है, ठीक है, क्लैंप कर दिया जाता है। तो ये पुरुष में होता है, क्योंकि पुरुष में वास डिफरेंस होता है। तो अगर पुरुष नसबंदी हुआ मतलब वास्केक्टोमी इसलिए क्योंकि वास डिफरेंस को ही बांध दिया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो ये पुरुष नसबंदी हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है पुरुष नसबंदी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। और देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, तभी ना पेज भरेगा। यहाँ पे तो मैं एक लाइन दिया हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ये लिख देंगे, नहीं। मैं जो बता रहा हूँ ज्ञान की चीज़ें कि पुरुष में यह एक अस्थाई नसबंदी है जो पुरुषों के द्वारा करवाया जाता है, जिसके बाद संतान उत्पत्ति की जो सामर्थ्य होती है वो समाप्त हो जाती है। इसमें पुरुष का जो वास डिफरेंस होता है, जिसके थ्रू शुक्र नलिका इसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ से शुक्राणु पास करता है, उस नली वास डिफरेंस को क्लैंप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु होता है वह पुरुषों के जो है नली में नहीं जा पाता है और महिला में जो है प्रवेश नहीं कर पाता है रिलेशन के समय, ठीक है, जिससे बचा जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस ये वास्केक्टोमी को हम लोग वास डिफरेंस के सर्जरी को वास्केक्टोमी बोलते हैं। इसका कुछ निगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट क्या है? तो वास्केक्टोमी का निगेटिव पॉइंट ये है कि वास्केक्टोमी जो होता है यह सस्ता तो है लेकिन कम प्रचलित है, ठीक है। पुरुष लोग बहुत कम ही होते हैं जो नसबंदी कराते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको नसबंदी के पीछे पुरुष वह अपना नहीं जा पाते हैं और यह कम प्रचलित होने से लोग जो है ज़्यादा नहीं यूज इसका करता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मेथड है ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी। अब जिस प्रकार से पुरुषों में वास डिफरेंस शुक्र नली होता है, उसी प्रकार से महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है। आप लोग को पता हो फैलोपियन ट्यूब से ही जो है क्या होता है, मैं बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट में आपको जो है बता देता हूँ। देखिए जैसे ये यूट्रस है, समझ गए, ये यूट्रस है, ऐसे ही जो है कुछ यूट्रस आता है अपना, समझ लीजिए, ठीक है। ये यूट्रस है, मान गए यही आपका जो है फैलोपियन ट्यूब होता है। यहाँ अंडा होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय एग को रिलीज करता है तो यह फैलोपियन ट्यूब से जाता है और ये वेट करता है शुक्राणु का, ठीक है, शुक्राणु का। जैसे ही शुक्राणु इससे मिलता है अंडा को, यह निषेचित हो जाता है और वापस इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में आकर। बात समझ गए। लेकिन होता यह है ट्यूबेक्टोमी में, चूँकि महिला में ट्यूब होता है फैलोपियन ट्यूब, तो उस ट्यूब को क्लैंप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है। बांधने से अंडाशय का जो एग होता है वह इधर नहीं आ पाता है, जिससे अगर पुरुष रिलेशन भी बनाया तो उसका शुक्राणु तो गया लेकिन अंडा इधर से नहीं मिला, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। और जब निषेचन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होता है। बात समझ गए। तो कुल मिला के ट्यूबेक्टोमी ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग में देखते होइएगा कि यही ट्यूबेक्टोमी महिला ही करवाती है अपना, और ये ज़्यादा प्रचलित होता है। लेकिन ये वैसेक्टोमी के तुलना में ज़्यादा खर्च इसमें लगता है। बात समझ गए। महिला को फैलोपियन ट्यूब को बांध दी जाती है, समझ गए, और इसमें पुरुषों की शुक्र नलिका बांध दी जाती है वास डिफरेंस को, ठीक है।
अब जो मैंने बताया उसको डिटेल्स में लिखिएगा, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग में सिर्फ अस्थाई विधि पूछ दे तो जितना मैंने बताया वो आप लिखिएगा। उदाहरण, यदि दंपति के 2 बच्चे हैं और वे आगे बच्चा नहीं चाहते हैं तो अस्थाई नसबंदी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है अपना चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई विधि तो समाप्त हो गया, लेकिन परिवार नियोजन चूँकि एक प्लानिंग है, एक कार्यक्रम है, तो इसमें नर्स की क्या भूमिका होगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका। तो परिवार नियोजन में नर्स की जो भूमिका है 10 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। पहला, परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका है स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब है किसी भी चीज़ पर हेल्थ एजुकेशन दिया जा सकता है किसी भी मरीज को, उसके अटेंडेंट को। ठीक है, अब होता यह है हेल्थ एजुकेशन में आप जिस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप उसे बेहतर समझाइए, यही हेल्थ एजुकेशन हो गया। तो यहाँ भी हम फैमिली प्लानिंग के ऊपर हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो जो समुदाय में, गांव में कहीं भी जो एलिजिबल कपल होते हैं, जो दंपति होते हैं, योग दंपति, हम उसको स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, इसके महत्व को बता सकते हैं कि आपको फैमिली प्लानिंग क्यों करवाना चाहिए, इसका क्या महत्व है। ठीक है ना, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा देना पहला जो है पॉइंट होता है नर्सिंग के भूमिका में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग। काउंसलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कपल होते हैं जो डरते रहते हैं कि कैसे करवाना चाहिए, कैसे होता है, कहीं कोई जोखिम तो नहीं होगा। तो जो कपल होते हैं उनकी आवश्यकता स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार उचित विधि चुनने में उन्हें सहायता करे, उन्हें मार्गदर्शन करे, उनके अंदर के डर को दूर करे। काउंसलिंग में ही ना होता है कि जो भी डर भय है, जो भी उससे रिलेटेड प्रश्न है, उसको मन के शंका को दूर किया जाता है काउंसलिंग में, परामर्श के जरिए। तो ये नर्स के काम होता है काउंसलिंग करना। जो भी कपल आते हैं, अगर उन एलिजिबल कपल है, अगर वो चाहते हैं फैमिली प्लानिंग का, तो उसको अच्छे से समझा के कॉन्फिडेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। काउंसलिंग के बाद आता है बात, यहाँ पे देख लीजिए, काउंसलिंग के बाद आता है विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी देना। नर्स का ये भी भूमिका है कि भाई नर्स के पास जितने भी विधियां हैं, सारे विधियों के बारे में जानकारी नर्स को देना चाहिए, चाहे वो अस्थाई हो चाहे अस्थाई हो, दोनों के फ़ायदे दोनों के नुकसान बताना चाहिए, और जो बेस्ट मेथड उस कपल के लिए हो उसको अपनाने के लिए उसे उत्साहित करना चाहिए। तो विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों की जानकारी देना, अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीके के बारे में स्पष्ट जानकारी देना, दोनों के बारे में अंतर बताना। ठीक है, ये सब नर्स की भूमिका होती है। आगे है गर्भ निरोधक साधनों का वितरण। गर्भ निरोधक साधनों का वितरण कहने का मतलब होता है कि जैसे कंडोम होता है, ओसीपी आदि का वितरण करना, सही उपयोग सिखाना। ठीक है, मुफ्त में लोगों में कंडोम का वितरण करना, ये सब होना चाहिए। नर्स की भूमिका होता है कि जो भी गर्भ निरोधक साधन है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, सभी को कंट्रासेप्टिव जो भी डिवाइस है उन सभी को लोगों के बीच में जो है भेजना चाहिए, वितरण करना चाहिए। IUCD में सहायता करना, यह एक डिवाइस है जो कि मैंने आपको बताया। तो जब ये लगे, कोई महिला कोई कपल इसके लिए एलिजिबल हो, तैयार हो, तो इसमें सहायता करना, कॉपर टी लगाने में सहायता करना और बाद में फॉलोअप करना। ठीक है ना, फॉलोअप करना यह IUCD में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दुष्प्रभावों की पहचान और प्रबंध करना। नर्स का ये भी काम है कि मान गए कोई गर्भ निरोधक है, कोई योग दंपति उसका उपयोग कर रहा है। ठीक है, चाहे वो कंडोम का करे, चाहे वो कोई दवाई का करे, चाहे वो सर्जरी करवाए, चाहे कुछ भी करवाए, अगर उसका साइड इफ़ेक्ट दिखे तो उसका निगरानी करना, उचित सलाह देना, ये भी नर्स की काम है। तो दुष्प्रभावों को पहचानना और प्रबंध करना। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करना। फैमिली प्लानिंग में किसी भी नर्सिंग का एक काम होता है कि वह जितने भी कपल से मिले उसका रजिस्टर तैयार करे, उसका रिकॉर्ड तैयार करे। ठीक है, ताकि आगे इसके ऑफिशियल यूज हो सके। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट महत्वपूर्ण होता है। आगे है यहाँ पे गृह भ्रमण करना। नर्स अगर समुदाय में है, गांव में है, तो नर्स को ये चाहिए होम विजिट करके घर घर जाकर लोगों को जो है, जो भी एलिजिबल कपल है उनको प्रेरित करना, किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। नसबंदी कार्यक्रम में सहयोग करना। ठीक है ना, जो अस्थाई विधि नसबंदी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला वाला हो, उसमें शिविर लगा के लोगों को सहायता करना, नसबंदी के बारे में जागरूक करना, लोगों को इसके तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करवाना। बात समझ गए। और 10वां है अनुवर्ती देखभाल, फॉलोअप केयर। नर्स का ये भी काम होता है कि जब आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, प्रचार प्रसार, तो उसका एक फॉलोअप केयर भी प्रदान किया जाता है। तो चुनी गई विधि के बाद नियमित जांच और आवश्यक सलाह देना। मान गए आपने कोई भी चीज़ के बारे में बताया, कोई भी मेथड के बारे में, और कोई एलिजिबल कपल, कोई भी जोड़ा
कोई भी मेथड चुना है तो उस मेथड चुनने के बाद नियमित जांच और आवश्यक सलाह देना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फ्लो अप केयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और नर्स के द्वारा ये चीज़ें करनी चाहिए परिवार नियोजन में। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, आपको जो भी याद रहे 7-8 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।